ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, पंजाब की बात भी कर लें। पंजाब में अभी तक जो नताइज सामने आए हैं उसके मुताबिक PMLN के लोग ज़्यादा हैं, PTI बैक इंडिपेंडेंट उनकी निस्बत कम है, और जो हकीकी इंडिपेंडेंट जिनको आप दिन में मादर पिदर आज़ाद कह रहे थे वो तकरीबन 22 के करीब हैं। बासानी हुकूमत बन जाएगी PMLN की, या जिस तरह PTI कह रही है कि हम पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे, टफ़ टाइम होगा? देखिए जी, अगर तो हुकूमत मरकज़ में और सूबे में बनी आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, अवामी मैंडेट के मुताबिक, जमहूरी उसूलों के मुताबिक, तो फिर तो ना मरकज़ में मुस्लिम लीग की हुकूमत बन सकती है ना सूबे में बनेगी। अगर हुकूमत आपने इस तरह से बनानी है, ज़ोर ज़बरदस्ती से, धोंध धांधली से, इन अवाम के मैंडेट को कुचल कर और जूतों के नीचे, तो वो बन सकती है आसानी से। मरकज़ में भी बन जाएगी, जिस तरह आमिर मतीन साहब ने कहा कि मरकज़ में आसानी बन जाएगी। ज़रदारी की मजाल है कि वो इनकार करे। उस जो बुनियादी चीज़ है वो एक दफ़ा मौलाना फजल रहमान ने बात की थी कि हुकूमत बनती है अक्सरियत से, वो आप किसी तरह से भी बना लेते हैं, चलती है हिकमत से। इसमें हिकमत क्या है? हमें ये समझाया जाए कि अवाम को नाराज़ करके, अवामी मैंडेट की तौहीन करके, अवामी मैंडेट को कुचल कर आप जो हुकूमत बनाना चाहते हैं उससे मकसद क्या हासिल होगा? क्या सियासी इस्तेकाम हासिल हो जाएगा? ये जो लोगों के अंदर नफ़रत पैदा की जा रही है, गुस्सा ले के बैठे हुए हैं कि हम गए 3-3 घंटे 4-4 घंटे खड़े रहे, हमें 2 साल से उम्मीद थी कि हमारे वोट की कद्र कीमत होगी, हम वोट देंगे और एक हुकूमत बनेगी। वो बैठ के जो हुकूमत बनेगी वो IMF के डिक्टेशन के मुताबिक जब बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे तो कबूल कर लेंगे, जब गैस की कीमतें बढ़ाएंगे वो कबूल कर लेंगे, जब नए टैक्स ज़ालमाना किस्म के लगाएंगे वो कबूल कर लेंगे, आपकी बैड परफॉर्मेंस को कबूल कर लेंगे। वो भाई 16 माह के तजर्बे से भी हमने कुछ नहीं सीखा कि इस तरह से जो लोग होते हैं जिनको अवाम की तायद व हिमायत हासिल ना हो, वो डिज़ास्टर होते हैं रियासत के लिए, मुआशरे के लिए, कौम के लिए। उसी तरह की एक और तजर्बा 5 साल के लिए करना चाहते हैं जी। कोई खुदा का खौफ करें। सादा अक्सरियत किसी के पास नहीं है तो फिर मैंडेट किसके पास है? मैंडेट अक्सरियत के पास है। और ये जो हुई है, धांधली हुई है, इसका तदारुक किया जाए। ये जो लोग चले गए हैं अदालतों में, उनके फ़ैसलों को आने दिया जाए। उस फैसलों की रोशनी में, अवाम के मैंडेट की रोशनी में हुकूमत बननी चाहिए। ज़बरदस्ती आप हुकूमत बनाना चाहते हैं? हुकूमत बनाना मकसद होता है जमहूरियत में, या हुकूमत चलाना भी कोई मकसद होता है? सही है। मैं सिर्फ एक फिक्रा ये ऐड करना चाहता हूँ कि सादा अक्सरियत तो नज़र आ रही थी हमें, उसको अंडरमाइन किया गया है और रात की तारीकी में किया गया है, उसी पे तो झगड़ा बना हुआ है सारा। सही है। अगर एक मैंडेट, अवामी मैंडेट के मुताबिक रिज़ल्ट आ जाते तो एक मुस्तहकम हुकूमत बन जाती। एक मुस्तहकम हुकूमत बनती तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आता। लेकिन चूँकि आपने ये सवाल किया था, उसकी रोशनी में उस सवाल का जवाब देते मैंने ये कहा था कि अगर वो सूरत हाल आप नहीं है और आपने मलगूबा हुकूमत बनानी है तो फिर बेहतर ये है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को ना मजबूर करें कि वो आपस में बैठें। पीपल्स पार्टी और फिर PTI की बातचीत होनी चाहिए, ताकि एक मैंडेट जो वाज़े है, ना कोई ये कह रहा है कि PTI का मैंडेट में धांधली हुई है, ना पीपल्स पार्टी के बारे में कोई इल्ज़ाम लगा रहा है, तो उसको हुकूमत तो ना दें। तो जो धांधली ज़्यादा जो बात आप कर रहे हैं, ठीक है, आपकी बात ठीक है। आमिर साहब के सामने यही नुक्ता रखते हैं जी। आमिर साहब, जो इरशाद साहब ने बात की कि PTI वाले भी कह रहे हैं जी हमें जो मैंडेट मिला उस पर धांधली नहीं है, पीपल्स पार्टी वाले भी कह रहे हैं कि हमारा भी मैंडेट बिल्कुल साफ़ सुथरा है, और मुस्लिम लीग नून के मैंडेट पे एतराज़ उठ रहा है, तो क्या ये जस्टिफाइड हो जाएगा कि PTI और पीपल्स पार्टी अगर हुकूमत बनाते हैं, अगर तैयार हो जाएं और वो हुकूमत बनाते हैं, तो फिर ये जो धांधली का इल्ज़ाम लग रहा है इस इलेक्शन पे, ये सारे दाग धुल जाएंगे? नहीं, दाग नहीं धुलेंगे, कम अज़ कम वो जस्टिफाइड इत्तेहाद होगा। ये जस्टिफाइड इत्तेहाद PTI का धांधली का इल्ज़ाम नहीं है। PTI का जो धांधली है, ये एक तो जो इलेक्शन से पहले का जो तरीक़ाकार प्री पोल रिगिंग हुई, जिसके अंदर उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए, उनके लोग मार दौड़ के दौड़ा दिए गए, जेलों में डाल दिए गए, बल्ले का निशान ले लिया गया, तो ये एक तो हकीकत है।
फिर इलेक्शन डे वाले दिन जो है ये जो मिडनाइट जैकॉल के ज़रिए उनको उनकी सिंपल मेजॉरिटी, बिल्कुल अब ऐसे ठीक कह रहे हैं, क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो आ रही थी। मगर अभी जो सूरत हाल है उसके अंदर पहले आया था कि इसको भूले नहीं, ये कोई बहुत बड़ा एक वारदात हुई है और इसको भूले बगैर हम फॉरेन नंबर्स गेम गवर्नमेंट बनाने की बातें इन बहसों में पड़ गए हैं। इसको इसके रिपरकशंस हैं और ये दोहराए आगे भी दोहराए जाएंगे, ये इसको लाइटली नहीं किसी को भी लेना चाहिए। अब ये है कि मोहम्मद अली दुरानी साहब ने जब ये गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी की बात की थी तो मैं, यकीन करें मेरे जैसे बड़े लोग थे उन्होंने संजीदगी से नहीं लिया था कि जी इस तरह की फिशिंग की जाती है, इस तरह के आइडियाज़ फ्लोट किए जाते हैं। मगर मैं समझता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट वो सूरत हाल आ गई, अगर ये आ जाए तो सबसे बेहतर वो हाल नज़र आता है। और आप बार बार लोग पूछते हैं कौन करेगा, तो मेरा ख्याल ये फैसला साजों को ही करना पड़ेगा। और उस पर वो मोहम्मद दुरानी साहब तो अपने आप को उन्होंने भी पेश किया कि मैं दोबारा इधर उधर से चेक कर लेता हूँ कौन इस पर सोचता है, मगर लगता नहीं है। पक्की बात है, नज़र आ रहा है कि अगर ये इस तरीके की गवर्नमेंट बनेगी, चाहे नून लीग की बने चाहे पीपल्स पार्टी की बनी, और अगर ये सबके साथ इत्तेफाक करके ना बनाई गई तो ये PDM-2 होगी। और PDM-2 भी बड़ी वर्स्ट किस्म की होगी। वो सही किसी ने इस्तिलाह निकाली है, चुनतखब PDM-2 जो होगी ये बहुत बुरी होगी। और जो हालात हैं उसके अंदर जो इकॉनमी मज़ीद उसके चैलेंजेस हैं और सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, तो ये जब बंदर बांट से वजारतें बनेगी, बड़ी सी एक कैबिनेट होगी और जोड़ तोड़ से वो लोग आ रहे होंगे, मेरिट पे नहीं आ रहे होंगे, और ये वो PDM गवर्नमेंट होगी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मलबा होगा। ये उससे भी ज़्यादा कमज़ोर होगी कि उसका मैंडेट जिस तरीके से उन्होंने लिया हुआ है, तो वो एक बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। और वो जो मुशाहिद हुसैन साहब कहते हैं कि खुदा के लिए तजर्बे ही नहीं कर लें, एक तजर्बा हुआ है, बुरा तजर्बा है, उसको मज़ीद उसकी ये कार्बन कॉपी बना के ट्राई करना मुल्क के साथ बड़ी ज़्यादती होगी। मगर अभी अगर आप बात करें प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की, तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी के बाद ये शायद सही कह रहे हैं, ज़्यादा कार्ड्स हैं, क्योंकि वो ऑफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी तरफ जो फार्मूला आ रहा है कि नून लीग वाले नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सदर बन जाएं, उनकी जो इलेक्शन की जीत है वो बहुत कंट्रोवर्शियल है, उनके लिए बेहतर एक राय फरार है कि वो सदर बन जाएं। और पीपल्स पार्टी के पास इसलिए ज़्यादा ऑफ़र है कि MQM जो है उनको सिंध गवर्नमेंट के अंदर शेयर वो दे सकते हैं। नून लीग MQM को सिर्फ यहाँ पे वो वजारतें सिर्फ मरकज़ में दे सकते हैं। उनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि कराची में उनको शेयर मिले, सिंध के अंदर उनको शेयर मिले। इस तरह ही बलूचिस्तान में वो JUI को बहुत अच्छा एडजस्ट कर सकते हैं और उनकी सपोर्ट ले सकते हैं, जो कि बड़ी इस वक्त किंग मेकर जो बलूचिस्तान के अंदर वो JUI हैं, तीनों की तकरीबन JUI, पीपल्स पार्टी और नून लीग की बराबर 11 और 10 सीटें हैं, तो वो 11-10 है। और तो वो इस पोजीशन में है कि JUI जिसको भी सपोर्ट करेगी उसके बेहतर प्रॉस्पेक्ट्स हो जाते हैं और उनको पीपल्स पार्टी जो है वो ज़्यादा ऑफर कर सकती है। मगर ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये जोड़ तोड़ ये करके जब आप ये कर लेंगे उसके अंदर एक ब्लॉट रहेगा KP। अब इमेजिन करें ना, 3 मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ गवर्नमेंट सब होंगी, तो 1990s में जिस तरह होता था कि यहाँ से प्राइम मिनिस्टर जाता था तो आगे से चीफ मिनिस्टर रिसीव नहीं करता था, तो वो बदतमीज़ियाँ शुरू हो जाएंगी। और इस वक्त जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है इस तरह का, बड़ा मुश्किल होगा KP में उनको रोकना कि उनको गवर्नमेंट ना दी जाए। और उसके लिए जो ड्रास्टिकली क्योंकि ये जो अगर इसके अलावा इस वक्त क्लियरली सिचुएशन है, न्यूमेरिकली 2 बड़ी पार्टियों को मिल के जो है गवर्नमेंट बना सकते हैं, वरना फिर उनको बहुत ज़्यादा ये बंदे तोड़ने पड़ेंगे जी, 30-40 के करीब जो है ना आपको मजीद लोटे बनाने पड़ेंगे, जो बड़ा मुश्किल काम होगा। सही है। अच्छा शाहिद साहब, पीपल्स पार्टी और PTI की अगर गवर्नमेंट बनती है तो वो जो सारे नारे थे जरदारी फलां और इसको नहीं छोड़ना, इवन यहाँ तक कि पुलवामा अटैक हुआ तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त की अपोजिशन के साथ बैठना गवारा नहीं किया। क्या ये सारी बातें, ये सारे मामलात सीधे हो जाएंगे और अवाम भी PTI का जो फॉलोअर है वो भी एक्सेप्ट कर लेगा कि पीपल्स पार्टी ठीक जमात है, और पीपल्स पार्टी का भी कर लेगा कि हमारी क़यादत के बारे में जो किबला फरमाते थे वो बातें ठीक नहीं थी?
फैसल, हम भूल जाते हैं कि यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन 2018 में लड़ चुकी है, जब सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट के कैंडिडेट थे और सलीम मांडवी वाला डिप्टी चेयरमैन सेनेट के कैंडिडेट थे, अगर आपको याद हो और राव साहब को याद हो। दूसरा मरहला आपको याद दिलाऊंगा जिसमें बहुत सी चीज़ों में बड़ी कुर्बतें रही हैं। बानी पीटीआई इमरान खान साहब एक ज़माने में एमक्यूएम के बारे में एक ऐसी राय रखते थे, वो कहते थे कि मैं जिसे कहते हैं वो बेअदबी माफ खुदकुशी पसंद कर लूँगा, लेकिन मैं एमक्यूएम के साथ अलाइंस नहीं करूँगा। लेकिन 2018 में जब उनको ज़रूरत पड़ी तो वो न सिर्फ कराची भी गए, एमक्यूएम से बात भी की, बल्कि अपनी काबीना की एक मीटिंग में उन्होंने कहा कि उनकी काबीना में जो सबसे नफीस लोग हैं वो कराची से एमक्यूएम वाले हैं। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाना, एक दूसरे की मुखालफत करना, आई थिंक ये सिर्फ इलेक्शन से पहले तक का होता है। आफ्टर इलेक्शन जो स्ट्रेटजी होती है वो हमेशा ही बड़ी मुख्तलिफ होती है। इस वक्त भी जो सूरत हाल है उसमें मेरे हिसाब से जो इस वक्त की ओवरऑल क्राइसिस की सिचुएशन है और गुज़िश्ता 1-2 साल से हम क्राइसिस को देख रहे हैं, इस क्राइसिस से हमेशा याद रखिएगा एवरी क्राइसिस ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटी। तो मेरे ख्याल है इन नताइज की सूरत में भी, जिसमें बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इरशाद साहब ने उस दिन भी हमें बताया कि कितनी बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, एक मौका मिलता है इस क्राइसिस से निकलने का। सबसे पहला मौका तो मेरा ख्याल है वो था जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब विक्ट्री स्पीच के लिए आए और हम सब स्टूडियो में बैठे थे। उन्होंने कहा मैं आज़ाद अराकीन को भी मुबारकबाद देता हूं, मुझे लगा वो कहते हैं हुकूमत बाद में बनाएंगे, पहले आए सारे बैठते हैं और कुछ रूल्स ऑफ गेम सेट करते हैं, लिटिगेशंस को कैसे जल्दी से जल्दी निपटाना है और इकॉनमी को कैसे आगे बढ़ाना है, वो इस तरह की कोई बात करेंगे। लेकिन अगले मरले में उन्होंने जो बात की वो इट्स सॉर्ट ऑफ PDM2 गवर्नमेंट, जो कि आमिर मतीन साहब कह रहे थे। मैं अब भी ये कह रहा हूं कि इस क्राइसिस से निकलने की एक स्पेस मौजूद है। इस स्पेस के लिए अब भी सियासी लोगों को खुद इनिशिएट करना होगा, खुद बैठना होगा। अवाम ने वोट दे दिया, जैसे आमिर मतीन साहब कह रहे थे 3 करोड़ लोगों ने पीटीआई को वोट किया, इसी तरह करोड़ों लोगों ने बाकी दीगर जमातों को भी वोट किया होगा। अब सियासी लीडरशिप पे जिम्मेदारी आती है कि वो बैठे, जहां जहां पे भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स के लिए कम अज कम जो मिनिमम पॉइंट्स हैं, खासकर सबसे बड़ा जो पॉइंट होगा वो लिटिगेशंस का है, उसके लिए एक फ्रेमवर्क तय कर लें कि ये जो इलेक्शन लिटिगेशंस हैं 30 to 60 डेज में ओवरकम करना है, और जो भी जिसके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वंस फॉर ऑल सेटल करके उसको जो है ना आगे बढ़ाएं। दूसरा इकॉनमी, क्योंकि देखें फरवरी में आप कौमी असेंबली भी बुला लेंगे, नंबर गेम जोड़ तोड़ करके, तोड़ फोड़ करके आप बराबर कर लेंगे 169 का गोल्डन नंबर, वजीर आजम आ जाएगा। जफरुल्लाह जमाली साहब भी 1 वोट से वजीर आजम बन गए थे, लेकिन क्या वो एक मजबूत वजीर आजम थे? क्या वो पाकिस्तान के क्राइसिस जो थे उनको ओवरकम कर सकते थे? बज़ाहिर ऐसा नजर नहीं आता है। इस वक्त हम जब सारी डिस्कशंस कर रहे हैं, मैं आपको खबर की बुनियाद पे बता रहा हूं, मौलाना फजलुर रहमान अगले चंद घंटों में या अगले 1-8 दिन में इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। वो भी उतने ही मुश्तैल हैं जितने के पीटीआई के इंडिपेंडेंट्स हमें मुश्तैल नजर आ रहे हैं। उनका लाएअमल क्या होगा? क्योंकि 2 बार मियां शहबाज शरीफ का उनसे राब्ता हुआ है, मेरी मालूमात के मुताबिक कोई मुस्बत जवाब मौलाना फजलुर रहमान नहीं दे रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके साथ खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादती हुई है। मेरा ख्याल है अब भी ये क्राइसिस जरूर हमें नजर आ रहा है, लेकिन इस क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी है। सियासी लोगों में इस वक्त जो 2 बड़े सियासी लोग हैं, बज़ाहिर जो बाहर हैं, पॉलिटिक्स में आज़ाद हैं, आसिफ अली जरदारी साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, बजाय नंबर गेम को और रूल्स ऑफ गेम को सेट करने के लिए एक सबसे पहले पॉलिटिकल डायलॉग की दावत दें। कौमी असेंबली से पहले एक पॉलिटिकल डायलॉग करें, बैरिस्टर गौहर को भी इनवाइट करें, उसमें उनकी भी सुने। जरूरी नहीं है कि उनके हर नुक्ते से इत्तफाक करें, वे फॉरवर्ड पे चंद कम नुक्तों पे बात करके आगे बढ़ने की बात करें। सही है। अच्छा, आपने बात की है मौलाना फजलुर रहमान, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह एमल वली खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करता हूँ, और वो ये भी कहते हैं कि जो पीटीआई के वज़ारत आला के उम्मीदवार थे उनको भी हरा दिया गया, यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवारों को कामयाब करवाया गया है। अब जो अवैस साहब KPK से आज़ाद उम्मीदवार हैं वो तो बाय डिफ़ॉल्ट यही लगता है कि वो PTI सपोर्टेड हैं और वो उन्हीं के लोग हैं, लेकिन एमल वली खान साहब ऐसे में आके ये बात कर रहे हैं और वो गालिबन तैमूर झगड़ा साहब की बात कर रहे हैं कि उनको हरवा दिया गया या कामरान मंगश को हरवा दिया गया। तो आप समझते हैं कि उनकी दलील में जान है, या जो ANP को शिकस्त हुई है वो सिर्फ उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि धांधली ना होती तो हम भी सीटें निकाल लेते? नहीं, मेरा तो ख्याल है कि वो तो ज़ाहिर है उससे पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो नताइज पर एक डिबेट है। लेकिन KP की सूरत हाल इस वक्त मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा दिलचस्प है। अभी जो हमने गुफ्तगू की है सारी,
जिसमें ये बड़ा वाज़े एक जो है थ्रेड है कि जी पीटीआई को इक़्तिदार से बाहर रखने की कोशिश है। चलें आप पंजाब में रख लेंगे, आप मरकज़ में रख लेंगे, केपी में आप कैसे रखेंगे? क्योंकि वहाँ तो जो पीटीआई बैक्ड आज़ाद उम्मीदवार हैं वो सबसे बड़ा ग्रुप है, उनकी 2/3 अक्सरियत भी है, 90%। अच्छा, उसके बाद जो है वो, लेकिन उसके अंदर जो पार्टी डायनामिक्स हैं, मेरा ख्याल है कि हमें कुछ ना कुछ इख्तलाफ देखने में आएगा। आज आतिफ खान जो पीटीआई के एक बड़े अहम रहनुमा हैं केपी के, उनकी ट्वीट मेरी नज़र से गुजरी जिसमें उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया हुआ था कि इमरान खान साहब किसी ऐसे उम्मीदवार को सामने लाएंगे जो साफ शफाफ होगा, सूबे को आगे लेके चलेगा, इस तरह की तमन्नाओं का उन्होंने इजहार किया हुआ था। और अगर आप 2018 में चले जाएं तो आतिफ खान भी वजारत आला के एक उम्मीदवार थे, पोस्टर बॉय थे। Exactly. पोस्टर बॉय थे केपी के में। एग्जैक्टली तो इसका मतलब ये है कि जो एक तो हमें मंजर वो नज़र आता है ना जो नेशनल लेवल पे होता है, कुछ लीडर्स वो होते हैं, हलकों की सियासत और फिर सूबों की अपनी सियासत भी होती है। तो मेरा ख्याल है कि ये जोड़ तोड़ हमें देखने में आएगा, क्योंकि एक पार्टी का वो कैडर है जो पुराना इमरान खान साहब के साथ चल रहा है, फिर बैरिस्टर गौहर और जो शेर अफजल मरवत किस्म के लोग हैं जो वकला हैं और केपी की सियासत में पिछले चंद माह में उभर के सामने आए हैं, और इस वक्त ऐसे लगता है कि डिसीजंस वो कर रहे हैं, क्या पुराने लोग उनके फ़ैसलों से खुश होंगे? सो ये वो चैलेंज है जो मेरा ख्याल है कि पीटीआई को केपी में एड्रेस करना होगा। और इमरान खान साहब के लिए सबसे बड़ा फ़ैसला ये होगा कि दो उनके जो इंतखाब हैं, परवेज़ खटक की सूरत में और महमूद ख़ान की सूरत में, वो उनका आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में शायद कोई नतीजा इतना अच्छा नहीं निकला, वो उतने मुखलिस नहीं रहे उनके साथ, उनकी परफॉर्मेंस जिसको वो जस्टिफाई करते रहे हैं उसके नतीजे उस तरह से नहीं निकले। परफॉर्मेंस जस्टिफाई थी बतौर सीएम, उसका बड़ा रोल था 2018 के इलेक्शन। देखिए, जो वो क्लेम करते थे कि इमरान खान को मैंने वज़ीर आज़म बनवाया है, और जिस दिन मैं ना हुआ, जैसे अभी वो इन इलेक्शन से पहले भी कहते रहे हैं कि क्योंकि सारी पार्टी मैं चला रहा था तो इमरान खान नहीं जीत सकेंगे, वो तो दावा उनका गलत साबित हो गया। ठीक है, सो ये हमें अब देखना होगा कि इमरान खान साहब इस दफ़ा क्या इंतखाब करते हैं, और वो इंतखाब जो है वो पार्टी को और पार्टी की हुकूमत को, अगर उन्हें हुकूमत बनाने दी जाती है केपी में, वो कैसे आगे चलता है। मुझे बड़ा मुश्किल नज़र आता है कि पीटीआई को केपी में इक़्तिदार से बाहर कैसे रखा जाए। अच्छा, मैं ज़रा इसमें एक बात, ये जो आमतौर पर कहा जाता है ना जी कि इमरान खान साहब उसकी परफॉर्मेंस जो है, वो जो वज़ीर आला थे, वही तीसरी दफ़ा लोगों ने मैंडेट दे दिया है, तो परफॉर्मेंस थी तो मैंडेट मिला है। शायद वो बात मुझे ये बताएं कि अगर जो हुकूमत पीटीआई की पहली थी उसके नतीजे में दूसरा मैंडेट मिला, दूसरी हुकूमत के नतीजे में तीसरा मैंडेट मिल गया है, तो इससे बेहतर परफॉर्मेंस के क्या हो सकता है? हुकूमत की परफॉर्मेंस से मुतमईन है मैं एज एन इंडिविजुअल, वो जो कंडक्ट नहीं, मैं आपसे इख्तलाफ नहीं कर रहा, मैं इख्तलाफ कर रहा हूँ इस बात से जो कहा जाता है कि केपी के में कभी किसी जमात को दूसरे मौका नहीं मिला, इस दफा तीसरा मौका मिला। इरशाद साहब, ये अवाम का फैसला है, अब उसको मानना पड़ेगा। वैसे तो वो जर्मनी मान लेना चाहिए, मानना पड़ेगा, मानना चाहिए, वो ये मानना पड़ेगा ना, मान ले, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, मान ले। लेकिन वो तो पीटीआई के बारे में क्या है, वो जर्मनी जापान की सरहदें मिला दे। राव खालिद साहब मिला दी ना उन्होंने। आपको याद होगा, राव साहब आपको बिल्कुल याद होगा कि ये आतिफ खान और शेराम खान ये बगावत कर गए थे महमूद खान के खिलाफ जब वो वज़ीर आला थे, और फिर इंटरवीन किया था इमरान खान साहब ने, और फिर ये मामलात सेटल डाउन करवाए थे। तो आप समझते हैं कि इंटरनल भी जो ग्रुप्स हैं, पीटीआई की ग्रुपिंग है केपी के में, वो भी कोई रुकावट डालेगी अपना वज़ीर आला लाने में? देखिए, ये बगावत जो हुई थी वो बगावत नहीं हुई थी। इनकी शिकायत जनरल बाजवा ने की थी इमरान खान को कि मेरे पास आके ये रोते धोते हैं और ये बातें इस तरह करते। फिर इनको शटअप कॉल दी गई थी इमरान खान की तरफ से, और कुछ अर्सा ये पार्टी से एक तरह से इनको बैन रहे, और फिर बाद में माफ़ी तलाफ़ी करके ये वापस आए थे। तो वो इशू ये हुआ था। दूसरी बात जो हम डिस्कस कर रहे हैं, परवेज़ खटक साहब की आशीर्वाद से इमरान खान की सियासत चल रही है, तो ये साबित हो गया है कि पीटीआई 2013 से ज़्यादा सीटें उसने 2018 में ली, 2018 से ज़्यादा सीटें उसने 2024 में ली, और जिसकी वजह से इमरान खान की सियासत चल रही थी वो पूरा टब्बर हार गया है, परवेज़ खटक और उसके बच्चों समेत। अगर उसकी कारकर्दगी पे इमरान खान को क्रेडिट मिल रहा था और कौमी हुकूमत मिली, नेशनल गवर्नमेंट, उसको फेडरल गवर्नमेंट मिली,
तो वो कम से कम परवेज़ खट्टक साहब को अपने हलकों में तो जीत जाना चाहिए था, इतने बड़े अगर वो महान लीडर थे और उनकी कारकर्दगी ऐसी थी। और यही इसी में आपके सवाल का जवाब है। अगर प्रोग्रेसिवली उस सूबे में जहाँ दूसरी दफ़ा इरशाद वारिस ने दुरुस्त कहा, दूसरी दफ़ा हुकूमत नहीं देते वो किसी को अगर परफॉर्मेंस ना हो, तो अगर तीसरी दफ़ा एक गवर्नमेंट मिल गई है तो वहाँ के लोगों को भी पता है, उम्मीदवारों को भी पता है, और महमूद खान की कारकर्दगी के बावजूद मिल गई है। टारगेट ही उन्हीं के ज़रिए किया जाता है इमरान खान को कि क्या वज़ीर आला लगा दिए आपने। तो अगर महमूद खान की कारकर्दगी पे भी वहाँ से पीटीआई जीत गई है तो वहाँ जीतने वालों को पता है कि वो क्यों जीते हैं। वो उस हमायत की वजह से जीते हैं, उस नज़रिए की वजह से जीते हैं। और उसमें मैं एक और बात ऐड कर दूं, जो हम एक चीज़ यानी हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि कितने पॉजिटिव्स अचीव हुए हैं इस इलेक्शन में। जो पीटीआई जो पीपल्स पार्टी है वो अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे जीती है। मुस्लिम लीग नून अपनी रवायती सियासत की वजह से जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड थे, रिटेन कर रहे थे अपनी पॉपुलैरिटी, उसकी वजह से जीती है। और वैसलीम साहब जैसे माजिद निज़ामी साहब के हवाले से कहा, वो रिसीड हो रही है, कम हो रही है उसकी सपोर्ट वहाँ पे। ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स बढ़ किसकी रही है वो हम देखते हैं कि पीटीआई है। और उसकी क्यों बढ़ रही है, इसके पॉजिटिव जो इस इलेक्शन में पर्टिकुलरली है, एक तो नजरिए और बयानिए पे इलेक्शन हुआ है जो पाकिस्तान में नापैद हो गया था। भुट्टो साहब और वो जो सुर्ख और सब्ज का चलता था सिलसिला, वो नापैद हो गया था, एक उस पे हुई है। दूसरा, आप एक चीज़ हमने शायद डिस्कस नहीं की, मेरे ख्याल आगे करनी चाहिए। आप किसी से पूछ लें पीटीआई के कैंडिडेट से, उसके अखराजात कितने हुए इलेक्शन में। मिनिमम बेयर मिनिमम पैसों से, कई जगह पे तो लोगों ने खर्च किए हैं, खुद उन्होंने लगाए भी नहीं, वो इलेक्शन जीते हैं। तीसरी चीज़ है कि आपको एक शऊर नज़र आया है वोटर में। हम कहते हैं लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वो बल्ला नहीं है तो ठप्पा कैसे लगाएंगे। लोगों ने हर हफ्ते कैंडिडेट का नाम तब्दील होता था, निशान तब्दील होता था, लोगों ने ढूंढ के उस कैंडिडेट को ढूंढा, उसका निशान ढूंढा, और बैलेट पेपर पे कन्फ्यूजन भी फैलाया गया। शैब शाहीन के हल्के में मुझे पता है कि उसका जो निशान था परिंदे का, उसी तरह का परिंदे का निशान एक बिल्कुल उसके ऊपर था, तो कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है। वो शऊर का भी मुजाहिरा किया है। मेरा ख्याल है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर वो इस तरफ आ जाएं तो ये मसाइल कम होते चले जाएंगे कि आप लोगों को सिर्फ आपने ये बता रहे हैं कि आप पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं। वो समझते आप सही समत में लेके जा रहे हैं तो आपके साथ खड़े हो जाएंगे और ये मामला आगे चल पड़ेगा, सिलसिला ये जोड़ तोड़ ये सारी चीज़ें फिर ख़त्म हो जाएंगी। जी सही है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। इस पे ज़रा बात करना बहुत ज़रूरी है कि पीटीआई का नज़रिया है क्या, ज़रा इस पे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदद कहेंगे। इरशाद साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी, राव साहब ने भी बात की कि जो पीटीआई को वोट पड़ा है वो उसके नज़रिए का पड़ा है। कि क्या है नज़रिया पीटीआई का, ज़रा बता दें आप आवाम को। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ग़ालिबन 1940 की बात है या 47 के अवाइल की बात होगी, लाहौर की एक तकरीब में ख़िताब कर रहे थे। खाकसार तहरीक के बानी और सरबराह अल्लामा मशरकी उस तकरीब में पहुँच गए। ग़ालिबन ये इस्लामिया कॉलेज में थी तकरीब, और उन्होंने कायद-ए-आज़म से पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि आपका नज़रिया क्या है, यही सवाल किया। तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि मौलाना अल्लामा मशरकी के बारे में मैं ये बता दूं नाज़रीन को कि वो बहुत बड़े स्कॉलर थे, और इस्लामियात के भी, सियासियात के भी, और रियाजी पर उनकी बहुत बड़ी दस्तरस थी, जिसमें उनको बाहर यानी यूरोपीय दुनिया में भी माना जाता था। जी। तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि मौलाना, मैं तो आपको बड़ा दाना शख्स समझता था, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को पता है कि मेरा नज़रिया, आपको आज तक ये भी नहीं पता चला कि आपका नज़रिया क्या है। 8 फरवरी को अवाम ने बताया है कि नज़रिया क्या है, और उस नज़रिए के साथ लोगों की वाबस्तगी क्या है। नज़रिया है, मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये जो पुरानी सियासत गरी है, जिसमें ये जोड़ तोड़ होता है, ये बुरी तरह से जो है पसे पुश्त डाला जाता है कौमी मफादात को ज़ाती मफादात की खातिर, ये जो लोटाक्रेसी है, ज़मीर फ़रोशी है, ये जो कौमी वसाइल को अपने ऊपर, अपने ख़ानदान पर सर्फ करने की आदत है,
इसके ख़िलाफ़ तब्दीली की जो ख्वाहिश है वो नज़रिया है और उसी को अवाम ने पसंद किया है। सही। अच्छा, अब अगर ये कोई नज़रिया ना होता तो ना उसको जेल में डालने की ज़रूरत थी, ना 200 मुकदमात बनाने की ज़रूरत थी, ना ये सज़ाएँ देने की ज़रूरत थी, ना निशान वापस लेने की ज़रूरत थी। ये सारा कुछ अवाम को बदजन करने की कोशिश थी ना। तो इसका मतलब ये है कि वो लोगों ने उस चीज़ को बिल्कुल कबूल नहीं किया। सही। अब बात ये हो रही थी कि जी पीपल्स पार्टी के साथ अगर इत्तेहाद हो तो उसमें 2 रुकावटें हैं ना। एक तो ये बेउसूली होगी और दूसरा उसका कारकुन कबूल नहीं करेगा। सियासी कारकुन के बारे में ये गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए। सियासी कारकुन खा मुस्लिम लीग का हो, खा पीपल्स पार्टी का हो, खा तहरीक इंसाफ का हो, जब वो अपने लीडर पर भरोसा करता है तो फिर वो सिर्फ़ ये ज़हन में रखता है कि मेरा लीडर जो कर रहा है वो मुल्क के, जमात के और मेरे मफाद में कर रहा है। वो फिर हमारी आपकी बात नहीं सुनता और ये नहीं कहता कि जी कल तो आप ये कहते थे, परसों आप ये कहते थे, आज क्या करें। ये सवाल नहीं करता लीडर, हमारा लीडर, हमारा जो वर्कर है सियासी जमात का। और ये यहाँ नहीं है, ये पूरी दुनिया में होता है। यहाँ मामला ये भी नहीं है। यहाँ मामला ये है कि हमने इस मुल्क को क्राइसिस से निकालना है जी। इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम ख़त्म करना है, इस मुल्क में एक मजबूत हुकूमत लानी है जी। इस मुल्क की मईशत को बेहतर करना है, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम के बग़ैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तो ऐसी सूरत में जब 2 जमातें इत्तेहाद करेंगी तो लोग ये सवाल नहीं करेंगे कि जी कल तो आपने ये कहा, तो वो आपसे ये पूछेंगे कि जनाब आपने ये इत्तेहाद करके हमें क्या दिया है और मुल्क को क्या दे रहे हैं और जमहूरियत को। अगर एक मजबूत हुकूमत वजूद में आती है और वो परफार्म करती है अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक, अपने नज़रियात को कुर्बान किए बग़ैर, तो लोगों को कोई एतराज़ नहीं होगा। हाँ, इस बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि बेहतर तो यही है कि ये काम ना किया जाए, ये मलगूबा गवर्नमेंट ना बनाई जाए। लेकिन अगर ज़रूरी है तो फिर 2 ऐसी जमातें बनाएं। तो अगर ये हुकूमत ना बनाइए तो क्या किया जाए? सुने ना, मैं अर्ज़ करता हूँ ना कि एक जमात को ये तो साबित हो गया ना कि सिंध में एक शख्स को एक जमात को बिला शरकत गैर मैंडेट मिला है, दूसरी जमात को KPK में बिला शिरकत गैर मैंडेट मिला है। पंजाब में वो जमात जो है जो KPK में बिला शिरकत गैर ले चुकी है, वो ताकतवर पोजीशन में है, उसको मैंडेट मिला है। उसमें तब्दीली के बावजूद एक अगर मौजूदा रिज़ल्ट को भी मान लें तो 50% लोग पंजाब उसके साथ खड़े हुए हैं। इसलिए वो हुकूमत जो होगी, अगर ऐसी बनता है तो वो एक मजबूत हुकूमत होगी, वो एक बहरान से निकालने वाली हुकूमत होगी। लेकिन एक ऐसी पार्टी जिस पर पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान की आप बात कर रहे थे, सिंध में 2 सड़कें बड़ी बंद पड़ी हैं और मौलाना फजल रहमान के लोगों ने वो बंद की हुई हैं। वहाँ एहतजाज हो रहा है अंदरून सिंध इसी धांधली के खिलाफ। तो इसलिए वो हुकूमत बनी। ठीक है, मुझे आमिर साहब PDM 2 यानी आप कह रहे हैं कि PDM अगर बनाए तो वो मजबूत होगी। हाँ, PDM 2 अगर बनी तो उसकी परफॉर्मेंस हम देख चुके हैं, वो डिजास्टर होगा। आप कह रहे हैं कि PTI के साथ कोई मिल के हुकूमत बनाए अगर तो मजबूत होगी। अगर बने नहीं, कोई नहीं, नून लीग नहीं, मजबूत होने का इम्कान है, आप ऐसे कह रहे हैं। इम्कान अगर हो तो अच्छा बने, और नून लीग बनाएगी तो वो उतनी मजबूत नहीं होगी, मजबूत भी नहीं होगी और अवामी एतमाद की हामिल हुकूमत भी नहीं होगी। ठीक है आमिर साहब, आप एग्री करते हैं कि PTI पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद कर लेगी? PTI के लोगों ने वोट के ज़रिए जो अपना इजहार किया है, कल को वो अपनी लीडरशिप से ये सवाल नहीं पूछेंगे ये इत्तेहाद आपने क्यों किया, आप इनके बारे में क्या कहते थे। कल को वो ये भी नहीं पूछेंगे, वो ये सारी बातें भूल जाएंगी कि उनके बानी जब कहा करते थे कि मुझे फ़ोन करके कानून साजी के लिए कहलवाना पड़ता था एजेंसियों से, तब ये आके वोट किया करते थे। ये सारी बातें, ये सारे सवालात कल कारकुन नहीं पूछेगा अपनी जमात की लीडरशिप से? मेरा ख्याल है PTI के लिए पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद के बहुत कम इम्कानात हैं और उनको करना भी नहीं चाहिए। वो अपने आप को सियासी तौर पे तबाह कर लेंगे। हाँ, कोई इस तरह का अरेंजमेंट जिसके अंदर कोई और पार्टी हो या वो अपोजिशन में बैठ के एजेंडे के ऊपर बात कर सकते हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट ये हो गया है कि इक़्तिदार और इख्तियार से ज़्यादा उनका वो एजेंडा है।
कि वो आके उस एजेंडे पे एग्री करें और अपोजिशन में बैठ जाए पीटीआई कि ठीक है हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप ये अदालती इंतज़ामी निज़ाम जिसके ज़रिए उनको उनके हज़ारों लोगों को नाजायज़ तौर पे अंदर किया गया है, गलत मुकदमात हुए हैं, ये बिल्कुल एक बहुत बेशर्म किस्म का एक निज़ाम बन चुका है, इसको दुरुस्त करना है। तो आइंदा आने वाली ये देखना है कि हुकूमत वो कर पाती है नहीं कर पाती है। मेरा ख्याल है उनके लिए प्रायोरिटी नंबर 1 ये रह गया है। बाकी जो आप मंशूर की बात कर रहे हैं ना कि उनका नज़रिया क्या है, पता नहीं उन्होंने मैनिफेस्टो में क्या लिख दिया है, मगर वोटर ने जो उनके ऊपर एक नज़रिया थोपा है, वोटर ने मज़ामती वोट दिया है। ये जो मौजूदा राइज है निज़ाम इस्तेहसाली एग्जिस्टिंग ऑर्डर के ख़िलाफ़ दिया है, उन्होंने ये बरादरियों के ख़िलाफ़ दिया है, जोड़ तोड़ के ख़िलाफ़ दिया है, क्योंकि आम आदमी को कुछ मिला नहीं है। उनको वो चाहते हैं कि उनकी शराकत हो और उनको भी मिले, और ये रूलिंग लीड, ये जो पावर लॉबीज़ हैं, पावर माफियाज़ हैं, जिन्होंने जकड़ा हुआ है असम्बलियों को, उनके खिलाफ दिया है, खम्बों को वोट दिया है। सो ये उनका जो मर्जी नज़रिया हो, वोटर ने उनको नज़रिया उन पे ये डाल दिया है, थोप दिया है। और ये सिर्फ पीटीआई के लोगों ने नहीं, बाकी भी जो उनको वोट पड़ा है बेताशा, उनके अपने लोग शायद नहीं होंगे, उन्होंने मज़ाहमत की है एग्जिस्टिंग ऑर्डर के खिलाफ, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है। आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो वसीम कादिर साहब से मुतालिक बात कर रहे थे। इंटरेस्टिंगली अवैस साहब ये सेक्रेटरी जनरल भी थे लाहौर के। जी बिल्कुल, वसीम कादिर साहब। अच्छा, डिप्टी मेयर भी रहे हैं लाहौर के। डिप्टी मेयर भी रहे हैं। अच्छा, सवाल ये है अवैस साहब आपसे, जो इरशाद साहब ने बात की है कि मैंडेट जो है वो पीटीआई को मिला है, पीटीआई जिसके साथ हुकूमत बनाएगी तो वो मजबूत होगी, और अगर पीटीआई के अलावा नून लीग किसी को साथ मिला के हुकूमत बनाती है तो वो मजबूत नहीं होगी। क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? नंबर 1। नंबर 2, टेक्निकली अगर हम देखें जो रिज़र्व सीट्स और माइनॉरिटी की सीट्स हैं वो जब आ जाएंगी तो ये नंबर नून लीग का ऊपर नहीं चला जाएगा, और फिर क्या वो जवाज़ होगा? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो आप जो शुरू में बात कर रहे थे ना, और इरशाद साहब ने उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया। पूरी दुनिया में ये फिनोमेना है कि जो वोटर है, जो सपोर्टर है, जो लॉयल है किसी भी जमात के साथ, वो सिर्फ अपने लीडर को देखता है, वो मैसेज को प्रोसेस नहीं करता, उसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात जो आप हुकूमत बनने की और उसकी मजबूती की कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उस आर्गूमेंट की बुनियाद सिर्फ ये है कि अगर एक जमात हुकूमत बनाए, उसकी अक्सरियत हो, कम अज़ कम अगर इत्तेहाद भी है तो उस इत्तेहाद में वो डोमिनेंट पार्टनर हो, तो उनके लिए मुश्किल फ़ैसले करना ज़्यादा आसान हो जाता है। अब हमारे पास IMF के साथ हमें एक नया प्रोग्राम नेगोशिएट करना पड़ेगा, मुल्क के अंदर जो है वो हमें मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। अगर जैसे हम सुनते रहे हैं कि जी IMF की डिमांड है कि आप इलेक्शन करवाएं, हम नई हुकूमत से बात करेंगे, हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कौन सी हुकूमत आती है, उसके साथ हम आगे कैसे चलते हैं। अगर हमें यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए ये नज़र आ रहा है, स्पेकुलेशंस ऑलरेडी शुरू हो गई हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद ज़्यादा देर नहीं चलेगा और शायद हमें दोबारा इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, तो वो लोग भी तो ये देख रहे होंगे ना, तो वो किस बुनियाद पर हमसे बात करेंगे। दूसरी बात, स्पेकुलेशन तो हमारी 8 फरवरी को भी थी जो सारी गलत साबित एग्जैक्टली नहीं, वो देखें, वो स्पेकुलेशन गलत साबित हुई नहीं है, उसको एक तजर्बागाह के अंदर रख के गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है। इन दोनों डायनामिक्स में फ़र्क है। 8 फरवरी से पहले जो हम बात कर रहे थे सियासी रिवायात को देखते हुए पीटीआई के बारे में, पीटीआई के वोटर ने वो इल्ला माशाल्लाह हमारी सारी गलत साबित कर दी। वो तो हो, क्योंकि हम हमेशा एक क्वालिफायर लगाते थे कि अगर उनका नौजवान वोटर बाहर निकला, और वो निकल आया है। दूसरी बात यह कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो हैं, आप ज़्यादा दूर ना जाएं, आप सिर्फ पिछली 16 माह की जो इनकी हुकूमत है उसी का रिकॉर्ड देख लें। ये यही दावे करके उस हुकूमत में आए थे कि जी हम मसाइल हल करेंगे, हम इकॉनमी ठीक करेंगे, महंगाई को कम करेंगे। 16 माह हुकूमत करते रहे, और हुकूमत से निकलते ही दोनों ने अपने आप को डिस्टेंस करना शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी हमारी तो हुकूमत ही नहीं थी, वो तो PDM की हुकूमत थी, हम तो फैसला कर ही नहीं रहे थे। पीपल्स पार्टी को तो उसने पे बैक किया। शहबाज शरीफ और उनकी जमात के जो लीडर हैं वो कहा करते थे कि जी हमारे पास तो अक्सरियत ही नहीं थी, हम मुश्किल फैसले कैसे करते। तो अब जब दोबारा ये उसी किस्म के अरेंजमेंट में जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, हमें उसी तरह का एक खेल जो है वो दोबारा देखने को मिलेगा। ठीक है। शाहिद रेन साहब, आप समझते हैं कि ये जो बात है कि अगर पीटीआई किसी के साथ मिलकर हुकूमत बनाए तो वो मजबूत होगी, वरना बाकी हुकूमत इतनी मजबूत नहीं होगी? और सवाल ये है कि पीटीआई अगर हुकूमत बना लेती है, और इस वक्त जिस तरह कहा गया कि ये इलेक्शन उसकी सी टीम ने जीता है, अंडर 19 टीम ने जीता है, वो हुकूमत चला भी बहुत ऐसा अंदाज में लेगी
क्या ये मुमकिन है कि उनका सेंटीमेंट जो अभी है ये बरकरार रहेगा? देखें, जिस सियासी जमात की ए टीम की कारकर्दगी 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में इरशाद साहब ने और राव साहब ने ज़रा बात की दोनों ने, और एक चीज़ राव साहब ने आखिर में क्लियर की कि कारकर्दगी पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2024 का इलेक्शन ही नहीं लड़ा। कारकर्दगी पर अगर लड़ा होता तो खैबर पख्तूनख्वा जो ओवरड्राफ्ट तले दबा हुआ है और उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं उसके लिए आगे सर्वाइव करना कितना मुश्किल है, वो ए टीम की परफॉर्मेंस पे ये था। अगर चलें, सी टीम को अवाम ने मैंडेट दिया है, मेरा आपका किसी का हक नहीं है कि वो उस पर क्वेश्चन मार्क्स लगाए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। इरशाद साहब और आमिर मतीन साहब दोनों मुझसे सीनियर हैं और दोनों मोहतरम है मेरे लिए। दोनों का एक मुझे पॉइंट लगा कि एम्फेसाइज था कि पीटीआई किसी तरीके से सारे सिस्टम का हिस्सा हो ताकि चीज़ें आगे बढ़े। जो बात इब्तिदा में थोड़ा सा मैंने भी करने की कोशिश की कि चीज़ों को अब आगे बढ़ाएं, पॉलिटिकल लोग खुद बढ़ाएं, डायलॉग कर लें, बैठ जाएं। अगर कुछ भी नहीं बन सकता तो अब भी इनके पास एक वक्त है। ठीक है, जितने पैसे इलेक्शन पे लग गए, एक्सचेकर के लगे, ना जरदारी साहब के लगे, ना मियां नवाज शरीफ साहब के लगे, अगर इन नताइज को नहीं मानना तो बजाय कोई मलगूबा हुकूमत बनाने के फिर पॉलिटिकल क़यादत किसी प्लेटफॉर्म पे बैठे कि कुछ रूल्स ऑफ गेम सेट कर ले, 3 महीने बाद इलेक्शन दोबारा करवा ले। जो भी करना है पॉलिटिकल लोगों ने करना है। एक और बात मैं सिर्फ ये करना चाहूंगा कि खैबर पख्तूनख्वा में परफॉर्मेंस, पंजाब में परफॉर्मेंस पे तो पीटीआई ने इलेक्शन नहीं लड़ा। चले पीटीआई की गवर्नमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मरकज में बन जाती है, वो इन सारे क्राइसिस से जिससे पाकिस्तान इस वक्त गुजर रहा है, इकॉनमी से लेके बाकी चीजों तक, क्या उनके पास कोई विजन है, कोई टीम है? क्योंकि हमने ये देखा 3.5 साल पीटीआई ने जिन जिन चीजों पे नैरेटिव सेट किया था, वो टेक्निकल लोगों की 250 लोगों की टीम थी और पता नहीं क्या कुछ था, लेकिन 3.5 साल में हमें वो कुछ नजर नहीं आया। हम अभी तक सिर्फ आज के दिन इस बात पे बात कर रहे हैं कि जी ठीक है 95 बैक्ट और ये अवाम की राय है, इसलिए मुझे आपको सबको माननी पड़ेगी कि उनके पास ये लीड है। लेकिन मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूं, इस लीड का फैसला उस दिन होगा कि कौमी असेंबली में जब हल्फ उठाए जाएंगे, उसके बाद इंडिपेंडेंट्स अपनी किस्मत का फैसला कर लेंगे। नंबर गेम उस दिन से सेट होगा। और दूसरी बात यह, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स 70s से लेके आज तक बड़ी जालिम रही है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अगर हम इखलाकी सियासत की बात करते हैं तो 70s से आज तक इखलाकियात की सियासत कौन से इलेक्शन में किस सियासी जमात ने की? अगर सीनियर्स मेरी रहनुमाई कर दें। सही है राव साहब, ये इलेक्शन कारकर्दगी पे होता तो फिर क्या होता? और मैं एक तो आप कारकर्दगी को छोड़ दें, कारकर्दगी तो जैसी थी वो वैसे अगर कोविड के हिसाब से देखें तो दुनिया ने खैर रिकग्नाइज़ किया पाकिस्तान की हैंडलिंग और चीज़ें, और जिस तरह दुनिया को जिक पड़ी माशी तौर पे पाकिस्तान को नहीं पड़ी उस तरह से उन 3.5 साल में, तो वो दैट 1 पॉइंट स्टैंड आउट उसका जो होता है। आप चीज़ें फैक्टर इन करें। अब इमरान खान बाहर होते, अपनी कंपेन कर रहे होते, बल्ले का निशान होता, कैंडिडेट्स उनके वही होते जो ओरिजिनली थे, और उसके बाद हैवी वेट्स उसमें बहुत सारे थे, और उसके बाद ईवीएम होती, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट होते। ये फैक्टर इन करके आप ज़रा कैलकुलेट करें अपनी ईमानदारी से। आपको मैं काजी की सीट पे बिठाता हूँ, काजी ईसा साहब वाली नहीं, काजी जज वाली, मुनसिफ, हाँ मुनसिफ, हाँ सॉरी मुनसिफ की सीट पे बिठाता हूँ, तो आप फैसला कर लें कि रिजल्ट क्या होता। वो जो राव साहब तो बात ये है कि वो उसका मसला ये है कि जो अगर वो ईवीएम आज होती तो ये जो नताइज थे ना, ये बिल्कुल किसी ने नहीं मानने थे। उसकी मैनिपुलेशन बड़ी आसान थी जो मॉडल यहाँ पे आया हुआ था। जी वो फायरवॉल लगती है, उसमें कोई मसला नहीं, वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है और पता चल जाता है, उसमें ये भी पता चलता है कहाँ से गड़बड़ हुई है और एल्गोरिदम को कहाँ से डिस्टर्ब किया गया, कहाँ से चेंज किया गया। वो आसानी से पकड़ा जाना था। ये जो दूसरी वारदातें होती है वो आसानी से पकड़ी नहीं जाती। तो वो ये आमिर साहब टाइम खत्म हो गया। राव खालिद साहब, राव साहब शुक्रिया आपका, रिंद साहब, आमिर साहब, अवैस साहब, इरशाद साहब, आप सबका शुक्रिया। 92 न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद न्यूज़ बुलेटिन में आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथी एंकर्स, और फिर 10 बजे दोबारा ये नशरियात का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ होंगे।